नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम गुप्ता आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल माँ महेश्वरी बीएससी कोचिंग क्लासेज में स्वागत करता हूँ। आज के इस लेक्चर में मैं आप सभी लोगों को एमएससी मैथ के कि जब हम मैथ सब्जेक्ट से एमएससी करते हैं तो इसके चारों सेमेस्टर फर्स्ट सेम, सेकेंड सेम, थर्ड सेम और फोर्थ सेम में मैथ की कौन कौन ब्रांचेस, सब ब्रांचेस या इसमें कौन कौन टॉपिक और सब टॉपिक पढ़ते हैं। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने मैथ सब्जेक्ट को डिफाइन किया था कि मैथ सब्जेक्ट क्या होता है, इसका बेसिक क्या है और इसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं तथा हमने उस लेक्चर में ये भी बताया था कि किस प्रकार मैथ की शुरुआत होती है और हमने इसका बेसिक आधार विभिन्न क्लासों के आधार पर लिया था कि शुरुआत में कक्षा 1 से 5 तक किसी भी सब्जेक्ट की किस प्रकार शुरुआत होती है। तो हमने वहां पर मैथ सब्जेक्ट का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था कि किस प्रकार 1 से 5 तक मैथ की शुरुआत होती है। हम उन क्लासों में मैथ में क्या क्या पढ़ते हैं और ये क्लासें किसी भी सब्जेक्ट की बेसिक आधार होती हैं। तो हम इसमें मैथ में क्या क्या बेसिक रूप से पढ़ते हैं और फिर 6वीं, 7वीं, 8वीं में किस प्रकार हम मैथ में विभिन्न शाखाओं को पढ़ना प्रारंभ करते हैं और फिर 9वीं, 10वीं में जो पहले वाली शाखाएं जो 6वीं में प्रारंभ हुई थी उनका किस प्रकार विस्तार होता है और हम नए नए टॉपिक और उनमें पढ़ते हैं तथा और कौन सी नई नई शाखाएं पढ़ना प्रारंभ करते हैं। और फिर इसके बाद 11वीं, 12वीं में हम मैथ में क्या क्या पढ़ते हैं। नॉर्मली होता क्या है, कक्षा 1 से 5 तक ये हमारी प्राथमिक कक्षाएं होती हैं, प्राइमरी क्लास। इनमें जब हम अपनी एजुकेशन की शुरुआत करते हैं तो उसमें विभिन्न सब्जेक्टों का ज्ञान कराया जाता है हमें, ये सब्जेक्ट क्या होते हैं इनका और ये सब्जेक्ट में बेसिक क्या है इनका और इन सब्जेक्टों की पहचान और इसमें हम प्रारंभिक रूप से किस प्रकार इनकी शुरुआत करते हैं, ये कक्षा 1 से 5 तक वहां पर हम पढ़ते हैं। फिर इसके बाद 6वीं, 7वीं, 8वीं जोन होती हैं, ये प्राथमिक कक्षाएं मिडिल क्लास होती हैं और 9वीं, 10वीं जोन हमारी होती हैं वो हमारी हाई मिडिल क्लास उच्च प्राथमिक कक्षाएं या हाई क्लास होती हैं और 9वीं, 10वीं हमारी हायर क्लास में आ जाती हैं अर्थात उच्चतर क्लासें होती हैं। तो हमने जो किसी भी सब्जेक्ट में जब हमने मैथ सब्जेक्ट का पूरा बेसिक बताया था तो हमने इसी प्रकार कक्षा 1 से 5 तक किस प्रकार मैथ की शुरुआत होती है वो बताया था। 6वीं, 7वीं, 8वीं में किस प्रकार हम विभिन्न शाखाओं को पढ़ना प्रारंभ करते हैं और 6वीं, 7वीं, 8वीं क्योंकि तीनों ही मिडिल क्लास हैं तो इनमें लगभग एक समान रहता है, बस क्लास के आधार पर टॉपिक बढ़ते जाते हैं। तो 6वीं, 7वीं, 8वीं में किस प्रकार हम विभिन्न शाखाओं को पढ़ना प्रारंभ करते हैं वो बताया था। 9वीं, 10वीं में पहली की शाखाओं का किस प्रकार विस्तार होता है और कौन नई नई शाखाएं और ऐड हो जाती हैं या और किन नई नई शाखाओं को पढ़ना प्रारंभ करते हैं ये बताया था। फिर 11वीं, 12वीं जो हमारी हायर क्लासें होती हैं तो इसके आगे सारे सब्जेक्टों को जब हमें और आगे इनका विस्तार पढ़ना है तो एक साथ सारे सब्जेक्टों का विस्तार नहीं पढ़ा जा सकता क्योंकि अब हम इन्हें विस्तार रूप से पढ़ने वाले हैं। इसलिए 11वीं, 12वीं में हम पार्टिकुलर एक सब्जेक्ट लेकर अपने आगे की पढ़ाई करते हैं। एडिशनल में हम कोई दूसरा सब्जेक्ट ले सकते हैं जिसके द्वारा हमें केवल उसमें एक प्रकार से कुछ फंडामेंटल उसका नॉलेज रखना पड़ता है और जिसे हम ज़्यादा विस्तार रूप से नहीं पढ़ते हैं। और 11वीं, 12वीं में जब हम किसी सब्जेक्ट को एक सेलेक्ट करके पढ़ते हैं तो अब हम उसमें और ज़्यादा विस्तार चीज़ें जानते हैं।
फिर इस प्रकार फिर इसके पश्चात बीएससी में जो है बीएससी 3 साल में कंप्लीट होती है, बीए बीएससी, बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल। तो हम बीएससी में मैथ की 3 बुकें पढ़ते हैं। तो हमने वहां पर बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल में जो हम कुल 9 बुकें पढ़ते हैं, तो उनका नाम क्या है। इन बुकों में हम कौन कौन ब्रांचेस, सब ब्रांचेस, टॉपिक और सब टॉपिक पढ़ते हैं, ये सब हमने पहले वाले लेक्चर में बताया था। आज के इस लेक्चर में हम ये बताएंगे कि जहां मैथ सब्जेक्ट एमएससी करते हैं, तो हम एमएससी में कौन कौन ब्रांचेस, सब ब्रांचेस, टॉपिक और सब टॉपिक पढ़ते हैं। हमारी एमएससी सेमेस्टर वाइज होती है, अर्थात ये 2 साल की होती है, लेकिन इन दोनों सालों को और इनमें प्रत्येक साल को 2 सेम में विभाजित, और इनमें से प्रत्येक साल में 2 सेम होते हैं। सेमेस्टर पथ की मतलब जहां अपना एमएससी शुरुआत करते हैं, तो उसके जो मेन पेपर होंगे वो 6 महीने पश्चात होंगे। 6 महीने बाद इसके मेन पेपर हो जाएंगे, और जो हम सब्जेक्ट और सिलेबस पढ़ रहे थे, अब फिर इसके बाद मेन पेपर के बाद वो सिलेबस नहीं पढ़ेंगे, हम नए सब्जेक्ट और उनमें नए सिलेबस पढ़ेंगे। फिर 6 महीने बाद हमारे फिर से मेन पेपर होंगे। ईयरली में क्या होता है, जब हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं जुलाई में, तो हमारे मेन पेपर साल में होते हैं, अर्थात साल के अंत में, और इसमें हम साल भर अपनी पढ़ाई करते हैं। यहाँ पर साल भर पढ़ते हैं, सेमेस्टर मतलब हम कुछ बुक पढ़ेंगे, फिर 6 महीने बाद पेपर हो जाएंगे। फिर जब नेक्स्ट सेमेस्टर आएगा, तो पहले वाला जो सिलेबस है वो हमें दोबारा पढ़ना नहीं पड़ता है। और जो मेन होगा, जिसे एमएससी 4 सेम में होती है, तो हम फर्स्ट सेम, सेकेंड सेम, थर्ड सेम, फोर्थ सेम के बाद जो हमारी मेन मार्कशीट आएगी, तो वो इनसे अलग होगी। चारों की अलग अलग मार्कशीट प्राप्त होगी। मेन मार्कशीट में चारों सब्जेक्ट के नंबर, जो हमारे जो चारों सब्जेक्ट की प्राप्तांक है, जो प्राप्तांक है, ये चारों सब्जेक्ट की प्राप्तांक वहाँ मेंशन रहेंगी, और इन सबको मिलाकर हमारी जो परसेंटेज बनेगी वो उस मार्कशीट में होगी। इसी प्रकार जब बीएससी 3 साल की होती है, तो हम वहाँ पर अलग अलग साल में हमें अलग अलग मार्कशीट मिलती है, और बीएससी फाइनल के बाद हमें जो मेन मार्कशीट मिलती है, तो उसमें तीनों साल के जो हमारे मेन प्राप्तांक रहते हैं अलग अलग सब्जेक्ट के, केवल मेन वाले वो हमारे प्राप्तांक अलग अलग वाले मेंशन रहेंगे। उन सबको मिलाकर जितनी परसेंटेज बनेगी वो हमारी मेन परसेंटेज मानी जाएगी। और अब हम यदि एमएससी की बात करें, तो जो मैथ में जितनी भी मेन शाखाएं होती हैं वो सब 12वीं तक ही प्रारंभ हो जाती हैं। बीएससी में कुछ सब ब्रांचेस पढ़ने को मिलती हैं, और उसकी मेन ब्रांचेस है जैसे अंकगणित, नंबर मैथमेटिक्स, अलजेब्रा, बीजगणित, ज्योमेट्री, ज्यामिति, और ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, सांख्यिकी और प्रायिकता। ये जो 5 मेन ब्रांचेस हैं, इनकी शुरुआत से लेकर 12वीं तक सबकी शुरुआत हो जाती है। फिर कुछ नई सब ब्रांचेस और ऐड हो जाती हैं, जैसे हम ज्योमेट्री में ही मेंसुरेशन पढ़ते हैं, क्षेत्रमिति, उसे ज्योमेट्री की सब ब्रांच बोल सकते हैं। वेक्टर एनालिसिस और कैलकुलस कलन और लॉजिकल मैथमेटिक्स, ये हमारी कुछ सब ब्रांचेस हैं। इनमें से कुछ सब ब्रांचेस 11वीं 12वीं में प्रारंभ हो जाती हैं, कुछ बीएससी में प्रारंभ हो जाती हैं। अब जब हम एमएससी करते हैं, तो इन्हीं ब्रांचेस, तो सब ब्रांचेस को ही पढ़ते हैं। अब यहाँ पर कोई भी नई ब्रांचेस ऐड नहीं होती, कुछ सब ब्रांचेस ही ऐड हो जाती हैं, तथा पहली वाली ब्रांचेसों का विस्तार रूप यहाँ पर पढ़ने को मिलता है, अर्थात उनका यहाँ पर और ज्यादा एक्सटेंशन होता जाता है। अर्थात उन ब्रांचेस, सब ब्रांचेस का यहाँ पर और ज्यादा एक्सटेंशन होता जाता है, और हम उनसे संबंधित नए नए टॉपिक और सब टॉपिक पढ़ते हैं। तो अब हम अपना आज का लेक्चर प्रारंभ करते हैं। और यदि हम एमएससी की बात करें, तो जो हमारी एमएससी में 4 सेम होते हैं, तो हम मैथ एमएससी में प्रत्येक सेम में 5 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, अर्थात हमारे फर्स्ट सेम में 5 सब्जेक्ट हैं,
और सब सेमों में 5 सब्जेक्ट होते हैं। कुल मिलाकर हमें यहाँ पर मैथ की 20 बुकें पढ़नी होती हैं तथा इनमें जो 4 सब्जेक्ट होते हैं वो हमारे फंडामेंटल सब्जेक्ट होते हैं तथा 5वां सब्जेक्ट ऑप्शनल होता है, जिस प्रकार बीएससी फाइनल में है। और जो हमारा 5वां सब्जेक्ट ऑप्शनल होता है तो उसमें हमें एक से कई 4 या 5 सब्जेक्ट होते हैं और हम उनमें से 4 या 5 सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट का सिलेक्शन करके वो ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में उसे पढ़ते हैं तथा अलग अलग स्टूडेंट अलग अलग ऑप्शनल सब्जेक्ट को चुन सकता है तथा अलग अलग यूनिवर्सिटी में ऑप्शनल सब्जेक्ट की संख्या अलग अलग होती है। और इसके पश्चात जो फंडामेंटल सब्जेक्ट होते हैं वो सबके लिए कंपलसरी होते हैं। और तो इस प्रकार देखा जाए तो हर सेम में पास पढ़ते हैं, लेकिन इसके अलावा भी यदि हम और नॉलेज की दृष्टि देखें तो हर सब सेम में हमें 3-4 और भी ऑप्शनल मैथ, तो हर सेम में 3-4 और भी ऑप्शनल सब्जेक्ट रहते हैं और हम इसे बड़े इंटरेस्टिंग के साथ देख सकते हैं कि उन सब्जेक्टों में क्या क्या टॉपिक है या फिर क्या क्या वहां पर पढ़ाया गया है। इसके अलावा जो भी किसी सब्जेक्ट में बच जाता है हम उसे आगे एमफिल और पीएचडी में पढ़ते हैं और पीएचडी करने के पश्चात किसी भी सब्जेक्ट में प्रेजेंट में जितना भी उस सब्जेक्ट का डेवलपमेंट किया गया है वो हमें कंप्लीट रूप में पीएचडी में पढ़ने को मिल जाते हैं। तो अब यदि हम एमएससी फर्स्ट सेम की बात करें तो एमएससी फर्स्ट सेम में मैथ में 5 बुकें हैं और पहली बुक है हमारी मैथमेटिक्स एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा फर्स्ट, दूसरी बुक है हमारी रियल एनालिसिस, तीसरी बुक है हमारी टोपोलॉजी फर्स्ट, चौथी बुक है हमारी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस फर्स्ट और जो 5वीं बुक है ये ऑप्शनल है। यहाँ पर हमें कई बुकें हैं और कई सब बुक हैं, इनमें से हमें किसी एक सब्जेक्ट या बुक को सिलेक्शन करना है, जैसे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स फर्स्ट, डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट और मैथमेटिक्स थ्योरी ऑफ कंप्यूटर साइंस फर्स्ट। इस प्रकार के यहाँ पे 4 से 5 सब्जेक्ट हैं जिनमें से हम एक सब्जेक्ट को सेलेक्ट करके उसे ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में पढ़ते हैं। अब जो हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट है जो हमारा है मैथमेटिक्स एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा फर्स्ट, यदि इसकी बात करें तो इसे हम बोलते हैं गणितीय उच्च अमूर्त बीजगणित फर्स्ट। इसकी शुरुआत बीएससी में हो जाती है। बीएससी सेकेंड ईयर में हम फर्स्ट बुक है उसे एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा अमूर्त बीजगणित, वहां पर हम पहली बार अमूर्त बीजगणित पढ़ते हैं, उसका बेसिक जानते हैं कि अमूर्त बीजगणित होती क्या है और इसका बेसिक क्या है और वहां पर बहुत इससे रिलेटेड बहुत से फंडामेंटल या बेसिक चीजें सीखते हैं। और एमएससी फर्स्ट सेम में भी अभी इन सब्जेक्टों का बेसिक और उच्च स्तर, और एमएससी फर्स्ट सेम में भी जो हमारे 5 सब्जेक्ट है इनका जो उच्च स्तर है उसमें भी बहुत सी बेसिक चीजें बताई जाती हैं जो जिनका रिलेशन और जो बीएससी समान है और जिनका रिलेशन बीएससी से होता है। फिर इसके पश्चात एमएससी सेकेंड सेम में भी इनका विस्तार होता है और अभी ये सब जो कोई भी है और अभी कोई भी सब्जेक्ट जैसे यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा फर्स्ट है तो हम सेकेंड सेम में इसे पढ़ते हैं एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा सेकेंड, मतलब पहले इसका प्रारंभिक रूप फिर हम इसका और आगे सेकेंड सेम में विस्तार पढ़ते हैं और फिर एमएससी सेकेंड ईयर थर्ड सेम में हम नए सब्जेक्ट पढ़ते हैं। अब यदि हम पहले सब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ पर हर सब्जेक्ट में 5-5 यूनिट हैं, तो हमारी इस बुक में भी 5 यूनिट हैं। जो हमारी पहली यूनिट है उसका नाम है नॉर्मल एंड सब नॉर्मल सीरीज ऑफ ग्रुप, और अर्थात हमें यहाँ पर समूह के प्रश्नमान और उप प्रश्नमान श्रेणियों को पढ़ना है। प्रश्नमान उप प्रश्नमान समूह क्या होते हैं इनका पूरा बेसिक बीएससी सेकेंड ईयर की एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में पढ़ने को मिलता है। फिर इसके पश्चात हमारा यूनिट फर्स्ट में अगला टॉपिक है कंपोजिशन सीरीज, संयोजन श्रेणियां। इसमें हमें विभिन्न श्रेणियों का संयोजन पढ़ना है कि किस प्रकार हम विभिन्न श्रेणियों को ऐड करेंगे उन्हें और उनका संयोजन करेंगे।
इसके पश्चात हमारा अगला टॉपिक है जॉर्डन होल्डर सीरीज। एक वैज्ञानिक गणितज्ञ दो गणितज्ञ जॉर्डन और होल्डर, इन्होंने एक नई सीरीज के बारे में बताया जिसे इनके नाम पर ही जॉर्डन होल्डर सीरीज बोलते हैं। हमें इस सीरीज को पढ़ना है और इससे संबंधित अनेक प्रकार के क्वेश्चन करने हैं। इसके पश्चात हम सेकेंड यूनिट में आए तो हम सॉल्वेबल एंड निप्लोटेंट ग्रुप। तो सॉल्वेबल ग्रुप मतलब ऐसे समूह जिनका हल किया जा सके, अर्थात जिनका सॉल्यूशन कर सके। तो हमें ऐसे सॉल्वेबल समूह को पढ़ना है और निप्लोटेंट ग्रुप को पढ़ना है। निप्लोटेंट ग्रुप क्या होते हैं? तो जो हमने यदि हमसे हम यदि हम पहले बेसिक रूप से अपनी अमूर्त बीजगणित को पढ़ाए हैं तो वहाँ पर हमें समूह और विभिन्न प्रकार के समूह पढ़ने को मिलते हैं, जिनमें से एक समूह होता है अबेली समूह। कोई भी समुच्चय को समूह, अबेली समूह, समूहाप, अर्ध समूह सिद्ध किया जा सकता है। और विभिन्न प्रकार के समूह भिन्न प्रकार समुच्चय भिन्न प्रकार के समूह होते हैं। तो इनमें से यदि ऐसा समुच्चय जो सदैव अबेली समूह हो, अर्थात कोई भी समुच्चय समूहवश हो सकता है, अर्ध समूह हो सकता है, समूहाप हो सकता है, अबेली समूह हो सकता है ना। वो हो भी सकता है, नहीं हो सकता अबेली समूह, लेकिन वो समुच्चय जो हमेशा अबेली समूह होता है उसे हम बोलते हैं निप्लोटेंट ग्रुप, है ना। तो चूंकि किसी भी सेट समुच्चय को ही ग्रुप सिद्ध किया जाता है, तो ऐसा ही बोल सकते हैं कोई भी समूह जो सदैव अबेली समूह होता है तो उसे हम बोलते हैं निप्लोटेंट ग्रुप। और सेकेंड यूनिट में हमें इस प्रकार के ग्रुप और इनसे संबंधित की सवाल पढ़ने हैं। जो हमारी थर्ड यूनिट है उसमें हमें विभिन्न प्रकार के टॉपिक पढ़ने हैं, जैसे एक्सटेंशन फील्ड, अर्थात क्षेत्रों का विस्तार पढ़ना है। क्षेत्र क्या होते हैं? तो ये भी हमें बीएससी पढ़ने को मिलता है कि ये वलय क्या होता है, प्रांत क्या होता है, क्षेत्र क्या होता है। अब यहाँ पर हमें उन क्षेत्रों का विस्तार पढ़ना है, एक्सटेंशन फील्ड। इसके पश्चात एल्जेब्रिकली एंड ट्रांसेंडेंटल एक्सटेंशन पढ़ना है और इनसेपरेबल एक्सटेंशन पढ़ना है, पृथक्करणी और अपृथक्करणी विस्तार। तथा इसके पश्चात हमें स्प्लिटिंग फील्ड पढ़ना है, अर्थात किसी क्षेत्र का स्प्लिट करना, उसका वियोजन, किस प्रकार उसका वियोजन किया जाता है। अर्थात पहले हमें क्षेत्र का विस्तार ही पढ़ना और उसका वियोजन भी पढ़ना है। और रूट्स ऑफ पॉलिनोमाइल, पॉलिनोमाइल क्या होता है? बहुपद है। बहुपद मतलब जब कोई भी चर के यदि हम कोई फलन लें और जब किसी फलन में किसी भी चर के दो से अधिक पद उपस्थित हो तो उसे हम बहुपद बोलते हैं। बहुपद किसी चर का एक ऐसा फलन होता है जिसमें उसके दो से अधिक पद होते हैं और ये किसी भी चर में जितनी घात का बहुपद है, और इसमें बहुपद में किसी भी चर की जो अधिकतम घात होती है उसे हम बहुपद की घात बोलते हैं। यदि ये 2 घात या 3 घात जितनी घात का बहुपद है तो हम उस चर के उतने ही मान तो हम उसे हल करके उस चर के उतने ही मान प्राप्त कर सकते हैं। तो रूट्स मतलब मूल, तो यहाँ पर हमें पॉलिनोमाइल बहुपदों के मूल भी निकालना है। इसके बाद जो हमारी चौथी यूनिट है उसमें हमें विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों को पढ़ना है, जैसे परफेक्ट फील्ड, पूर्ण क्षेत्र क्या होता है, फाइनाइट फील्ड, निश्चित क्षेत्र क्या होता है, एल्जेब्रिक क्लोज फील्ड, बीजगणितीय बंद क्षेत्र क्या होता है ये पढ़ना है। बीजगणितीय बंद क्षेत्र क्या होता है ये पढ़ना है। और प्रिमिटिव एलिमेंट, प्राथमिक अवयवों को और विभिन्न प्रकार के प्राथमिक अवयव पढ़ना है। ये हमारी कौन सी यूनिट थी? चौथी यूनिट थी। इसके बाद 5वीं यूनिट है तो हमें इसमें भी विभिन्न चीजों का विस्तार पढ़ना है। एक्सटेंशन, जैसे ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ एक्सटेंशन, स्वकारता का विस्तार पढ़ना है। समाकारता, तुल्यकारता और स्वकारता क्या होती है, जैसा हमें बीएससी की एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा अमूर्त बीजगणित में पढ़ने को मिलता है, पूरा बेसिक। तो यहाँ पर हमें स्वकारता का विस्तार पढ़ना है। ग्लोइस एक्सटेंशन पढ़ना है। एक मैथमेटिक्स थे ग्लोइस,
उन्होंने एक प्रसार के बारे में बताया, तो हमें ग्लोस एक्सटेंशन पढ़ना है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्लोस तथा ग्लोस की मूलभूत प्रमेय पढ़नी है, और इसके पश्चात सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन बाय रेडिकल, ये टॉपिक भी पढ़ना है, अर्थात विभिन्न बहुपदों का मूलकों को, अर्थात विभिन्न बहुपदी फलनों को मूलकों के द्वारा हल करना है। सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन बाय रेडिकल। तो ये थे हमारे फर्स्ट बुक की विभिन्न यूनिटों के टॉपिक। यदि हम क्रम रूप से देखें तो हमें ये चीज है कि जो हमारा यहाँ पर नाम ही है एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, अर्थात उच्च अमूर्त बीजगणित। तो इसके लिए जरूरी है कि हमारा एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का टॉपिक या सब्जेक्ट क्लियर होना चाहिए, जो बीएससी सेकेंड ईयर में फर्स्ट बुक है। अब यहाँ उसका हमें एडवांस रूप पढ़ना है, मतलब उच्च रूप पढ़ना है, लेकिन इसका बहुत संबंध बेसिक रूप से बीएससी से है। इसके पश्चात जब हम सेकेंड सेम में पढ़ेंगे तो वहां पर हमें इनका भी जो यहाँ पर बीएससी में इससे संबंधित नई नई चीजें जो हमें एमएससी फर्स्ट सेम में अमूर्त बीजगणित से रिलेटेड नई नई चीजें सिखाई जा रही हैं अमूर्त बीजगणित में, इनका भी विस्तार हम सेकेंड सेम में पढ़ेंगे। अर्थात यहाँ भी ये अपने बेसिक रूप में पढ़ने को मिलते हैं। जो हमारी फर्स्ट यूनिट थे वो कुछ सीरीज से रिलेटेड है। इसमें हमें विभिन्न प्रकार की सीरीज पढ़नी है, तो इसमें हमें कुछ विशेष प्रकार के समूह पढ़ने हैं, सॉल्वेबल ग्रुप और निप्लोटेंट ग्रुप। जो हमारी थर्ड यूनिट थी हमें इसमें फील्डों का विस्तार पढ़ना है। जो हमारी फोर्थ यूनिट है हमें इसमें विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों को पढ़ना है। तो यार जब तक हमें क्षेत्र ना पता होगा तो हम उसके टाइप ना पढ़ पाएंगे, अर्थात क्षेत्र क्या होता है इसका पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और पांचवें में हमें विभिन्न चीजों का एक्सटेंशन यानी विस्तार पढ़ना है। तो ये थी हमारी फर्स्ट बुक की पांचों यूनिट, और इनमें हम कौन कौन टॉपिक पढ़ते हैं बुक। अब इसके पश्चात देखते हैं सेकेंड बुक रियल एनालिसिस की। इसमें भी 5 यूनिट होती है, तो हम इसकी विभिन्न यूनिटों में कौन कौन टॉपिक पढ़ते हैं। तो हमारा सेकंड पेपर है, और सेकंड पेपर का नाम है रियल एनालिसिस, अर्थात वास्तविक विश्लेषण। और इसकी जो पहली यूनिट है उसमें हमें विभिन्न प्रकार के अवकलन और समाकलन पढ़ने हैं। जैसे इसमें हमें पढ़ना है डेफिनेट, पहली यूनिट में जो हमारे टॉपिक हैं, तो पहली यूनिट में जो हमें टॉपिक पढ़ना है उनमें से जो पहला टॉपिक है डेफिनेशन एंड एग्जिस्टेंस द रीमान स्टील जैस इंटीग्रेशन एंड इट्स प्रॉपर्टीज, अर्थात हमें इसमें मैथमेटिक्स से रीमान और दूसरे से स्टील्ड जैस। तो हमें रीमान स्टील जैस ने एक विशेष प्रकार का अवकलन बताया था, या अवकलन करने की एक नई मेथड बताई थी। तो हमें क्या करना है, उनके द्वारा जो उन्हें अवकलन करने की जो विधि बताई थी, जो अवकलन रीमान और स्टील जेट्स ने बताया था, उससे अवकलन को परिभाषित करना है। उसका अस्तित्व, अर्थात वो उसका अस्तित्व कब होता है, वो किस प्रकार के फलनों में लागू होता है, और वो होता क्या है ना, उसकी डेफिनेशन और अस्तित्व का निर्धारण करना है, अर्थात उसके बारे में पढ़ना है। और उसकी प्रॉपर्टीज, अर्थात उस समाकलन के गुणों का अध्ययन करना है। इसके बाद हमें इसमें अगला टॉपिक पढ़ना है डिफरेंशियल एंड इंटीग्रेशन, अर्थात हमें इसके बाद अवकलन और समाकलन पढ़ने हैं, अर्थात हमें इनसे संबंधित बहुत से सवाल लगाने हैं। इसके बाद हमारा इसमें अगला टॉपिक है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। कैलकुलस मतलब कलन, अर्थात हमें इसमें कलन की मूलभूत प्रमेय पढ़नी है। कलन में अवकलन और समाकलन दोनों आ जाते हैं, अर्थात हमें इसमें अवकलन और समाकलन की कुछ मूलभूत प्रमेय पढ़नी है। तो ये हमारी पहली यूनिट थी जो अवकलन और समाकलन पर डिपेंड है। पहले तो अवकलन समाकलन जो नॉर्मली हम जानते हैं, हमें बहुत सवाल इसमें करने हैं, इनसे संबंधित कुछ प्रमेय पढ़नी है। और इसमें जो मोस्ट या जो अलग, जो इसमें कुछ अलग है अवकलन समाकलन में, तो रीमान और स्टील जैस गणितज्ञ ने जो एक समाकलन की अलग विधि बताई, या जो एक अलग प्रकार का समाकलन बताया,
उसे हमें यहाँ पर पढ़ना है। तो ये थी हमारी पहली यूनिट है। इसके बाद जो हमारी दूसरी यूनिट है वो इंटीग्रेशन पर डिपेंड है, अर्थात हमें उसमें विभिन्न प्रकार का इंटीग्रेशन समाकलन पढ़ना है। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर वैल्यूड फंक्शन, अर्थात वेक्टर वैल्यूड मतलब सदिश मान फलन, ऐसे फलन जिसकी जो वैल्यू होती है वो क्या हो, इस सदिश के रूप में प्राप्त हो, है ना, जिसकी वैल्यू क्या हो, सदिश के रूप में हो, वेक्टर वैल्यूड फंक्शन, इसका हमें अवकलन करना है। रेक्टिफिएबल कर्व पढ़ना है। रेक्टिफिएबल मतलब होता है शोधनीय, अर्थात ऐसे कर्व, अर्थात हमें यहाँ पे कर्वों में कुछ शोधन करना है ना, अर्थात हमें उसमें क्या करना है, कुछ उनका जो कर्व है उनमें हमें विभिन्न प्रकार के, अर्थात जो कर्व होते हैं उनमें हमें विभिन्न प्रकार के शोधन पढ़ने हैं। और फिर अगला टॉपिक है रीअरेंजमेंट द टर्म ऑफ सीरीज। सीरीज मतलब श्रेणी, अर्थात हमें श्रेणियों के विभिन्न पदों को पुनर्व्यवस्थित करना है, अर्थात श्रेणी दी होगी तब हमें जो श्रेणी दी गई है तो इनके जो टर्म पद होते हैं इन्हें क्या करना है, रीअरेंजमेंट, अर्थात इनका पुनर्व्यवस्थापन करना है। और फिर हमें इसमें रीमान थ्योरम पढ़नी है ना, तो रीमान जो ऊपर थी पहली यूनिट में वो है रीमान स्टील्ड-जेस थ्योरम, और यहाँ क्या पढ़नी है, हमें रीमान थ्योरम पढ़नी है। इसके बाद जो हमारी अगली यूनिट, तीसरी यूनिट, वो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस पर डिपेंड है, अर्थात एक समान अभिसारता, हमें इसमें विभिन्न फलनों की एक समान अभिसारता निकालनी है और एक समान अभिसारता का अवकलन, समाकलन आदि से संबंध देखना है। तो जो 30 यूनिट है इसमें हमें एक समान अभिसारता पढ़नी है और इसके अंतर्गत हमें कुछ टॉपिक पढ़ने हैं। जैसे इसमें पहला टॉपिक है सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ ए फंक्शन, अर्थात फंक्शन मतलब हमें यहाँ पे फलनों का क्रम पढ़ना है, अर्थात फलनों के क्रम के बारे में और फलनों की श्रेणियां पढ़ना है। फिर इसमें अगला टॉपिक है पॉइंट वाइज एंड यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। पॉइंट वाइज मतलब बिंदुवार, अर्थात बिंदु के अनुसार, और यूनिफॉर्म मतलब एक समान, कन्वर्जेंस मतलब अभिसारता। हम इसका बेस बीएससी में पढ़ते हैं कि अभिसारता और अपसारता क्या होती है, विभिन्न श्रेणियों की, और हम अनुचित समाकलों की अभिसारता और अपसारता बीएससी में, बीएससी फाइनल की सेकेंड बुक में निकालना सीख लेते हैं। और अभी श्रेणियों की अभिसारता और अपसारता बीएससी सेकेंड ईयर में है और अनुचित समाकलों की अभिसारता और अपसारता बीएससी फाइनल में है। यहाँ पर हमें जो अभिसारता है तो हमारा अभिसारता होती क्या है वो बेस क्लियर होना चाहिए, तो हमें यहाँ पर एक समान अभिसारता पढ़नी है और बिंदुवार अभिसारता पढ़नी है। फिर इसमें है कॉची क्रिटियन ऑफ यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, अर्थात कॉची ने यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस एक समान अभिसारता के लिए कुछ शर्त बताई थी, उन शर्तों को पढ़ना है। फिर हमें यहाँ पर सम टेस्ट फॉर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, अर्थात एक समान अभिसारता से संबंधित कुछ टेस्ट पढ़ने हैं, जैसे एम टेस्ट, एबल टेस्ट, डिलीखे टेस्ट आदि, अर्थात हमें यहाँ पर विभिन्न प्रकार से फलनों की एक समान अभिसारता का परीक्षण करना है। तब इनके अभिसारता का परीक्षण करने के विभिन्न प्रकार से किया जा सकता है, अर्थात जिन्हें हम बोलते हैं कि अभिसारता के विभिन्न प्रकार के टेस्ट, कि हम इसे एबल परीक्षण द्वारा, डिलीखे परीक्षण द्वारा या एम परीक्षण द्वारा अभिसारी सिद्ध कर सकते हैं, तो उन परीक्षणों को पढ़ना है। इसके पश्चात हमें यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस एंड क्वांटिटी पढ़ना है, अर्थात एक समान अभिसारता और सांतता क्या होती है, अर्थात यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस का सांतता के साथ क्या संबंध है। फिर हमें इसमें यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस एंड डिफरेंटिएशन पढ़ना है, अर्थात एक समान अभिसारता और अवकलनीयता के बारे में पढ़ना है। फिर हमें इसमें यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस एंड रीमान स्टील्ड-जेस
इंटीग्रेशन पढ़ना है, अर्थात जो रिवान और स्टील जेस ने समाकल बताया था उसका और यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस का क्या संबंध है, इन्हें पढ़ना है। फिर इसके पश्चात हमें यहाँ पर पावर सीरीज कुछ घात श्रेणियां पढ़ना है। तो ये क्या थी हमारी यूनिट 3 जो किस पर डिपेंड है, इस प्रकार से जो हम अवकलन समाकलन पहली और दूसरी यूनिट में हमने स्टार्ट किया था, तो यहाँ पर एक नया टॉपिक स्टार्ट हो जाता है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। इसके बाद जो हमारी यूनिट 4 है, यूनिट 4 में हमें विभिन्न प्रकार के डेरिवेटिव पढ़ना है और कुछ थ्योरम पढ़ना है। डेरिवेटिव मतलब व्युत्पन्न, लेकिन इसके अलावा भी कुछ टॉपिक हैं जैसे फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल। हम बीएससी में 2 चरों का फलन पढ़ चुके हैं, 3 चरों का फलन पढ़ चुके हैं, यहाँ पर हमें अनेक चरों का फलन पढ़ना है, फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल। फिर इसके पश्चात यहाँ पर हमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ना है, रेखीय रूपांतरण क्या है। फिर इसके पश्चात हमें इनवर्स फंक्शन थ्योरम पढ़नी है, अर्थात व्युत्पन्न फलन प्रमेय, चेन रूल पढ़ना है, और पार्शियल डेरिवेटिव क्या होते हैं, आंशिक व्युत्पन्न वो पढ़ना है, और डेरिवेटिव ऑफ हायर ऑर्डर, अर्थात हमें उच्च कोटि के व्युत्पन्न निकालना है कि उच्च कोटि के डेरिवेटिव क्या होते हैं, उनके बारे में पढ़ना है। इंटरचेंज ऑफ द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ना है, अर्थात हमें यहाँ पर अवकलन जो करना है तो अवकलन में हमें उसकी कोटि को परिवर्तित करके, अर्थात उसकी कोटि को अंतर परिवर्तित करके अवकलन करना है। जैसे हम यहाँ अवकलन करें तो हमने किसी फलन का अवकलन किया और वो कहता है फलन का अवकलन की एक फलन का अवकलन करना है हमें, और हमारे फलन है 2 चरों का x और y का। इसका मतलब है हमें इसका जब अवकलन करना है तो हमें x और y दोनों सपेश करना है, लेकिन यहाँ पे आंशिक अवकलन किया जाएगा तो हमें इसके मतलब पहले y के सापेक्ष अवकलन करना है, फिर जो हमारा इंटीग्रल डिफरेंशियल आएगा उस डिफरेंशियल का हमें x के सापेक्ष दोबारा अवकलन करना है। लेकिन यहाँ पर हमें इंटरचेंज द ऑर्डर, अवकलन में जो ऑर्डर है कोटि है उसमें क्या पढ़ना है, उसका इंटरचेंज पढ़ना है। अर्थात यदि हमें इसका पहले y और h की सापेक्ष अवकलन करना है तो हमें अब क्या करना है, इसके क्रम को बदल देना है, अर्थात हमें इसे इस फॉर्म में चेंज करना है कि हम पहले यदि इसका जो y के सापेक्ष अवकलन करना था अब यदि x के सापेक्ष अवकलन कर दे, और जो बाद में x के लिए अवकलन करना था अब y के लिए अवकलन कर दे, तो इनके मान में क्या अंतर आएगा। अर्थात हमें यहाँ पे फलनों का जो अवकलन करना है तो उनके ऑर्डर को इंटरचेंज मतलब अंतर परिवर्तित, एक दूसरे से परिवर्तित करते हुए हमें यहाँ पर विभिन्न फलनों के अवकलन करने हैं कि ये परिवर्तन करने पर उनके मान क्या होंगे और उनके मान में क्या परिवर्तन आएगा। यूनिट 5 में हमें इम्प्लीसिट फलन थ्योरम पढ़ना है। इम्प्लीसिट मतलब होता है संयोजन, संयोजन फलन थ्योरम, विभिन्न फलनों का संयोजन से संबंधित एक थ्योरम दी गई, और अर्थात जब हम विभिन्न फलनों का संयोजन करते हैं तो किस प्रकार संयोजन किया जाएगा, और इससे संबंधित जो थ्योरम है इम्प्लीसिट फंक्शन थ्योरम वो पढ़नी है। जैकोबियन पढ़ना है। जैकोबियन एक बहुत ही मोस्ट टॉपिक है जिसकी शुरुआत बीएससी सेकेंड ईयर से हो जाती है, पूरा बेस बीएससी सेकेंड ईयर में पढ़ने को मिलता है। जैकोबियन पढ़ना है। इसके बाद लैग्रांज मल्टीपल थ्योरम लैग्रांज मल्टीपल मेथड पढ़नी है। मल्टीपल मतलब गुणक होता है, लैग्रांज ने गुणक से संबंधित एक विधि बताई और गुणकों संबंधित विधि बताई जिसे हम लैग्रांज मल्टीपल मेथड बोलते हैं। तो सवालों को हल करने की लैग्रांज मल्टीपल मेथड पढ़नी है। और इसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रल, हमें विभिन्न समाकलों का अवकलन करना है। समाकल मतलब कोई फलन का पहले समाकलन करेंगे तो हमें इंटीग्रल प्राप्त होगा,
फिर हमें इन इंटीग्रल का डिफरेंटिएशन करना है, अर्थात अवकलन करना है। अवकलन और समाकलन विपरीत प्रक्रिया है, एक मान कम करता है, एक मान बढ़ा देता है, तथा एक जितना मान कम या करता है बढ़ाता है तो दूसरा उतना ही मान उसका बढ़ा देगा या कम कर देगा। तो यहाँ पर हमें डिफरेंटिएशन ऑफ इंटीग्रल अर्थात समाकलों का हमें अवकलन करना है, फिर डिफरेंटिएशन फॉर्म पढ़ने हैं अर्थात अवकलन रूप पढ़ना है, विभिन्न प्रकार के अवकल रूप, और यहाँ पर हमें स्टोक्स की थ्योरम पढ़नी, स्टोक्स थ्योरम। और चौथी यूनिट में शायद हमने बताया नहीं, तो चौथी यूनिट में टेलर थ्योरम, टेलर की थ्योरम, और इसमें पांचवी में स्टोक्स की थ्योरम। तो ये थी हमारी सेकेंड बुक रियल एनालिसिस की पांचों यूनिट, जिसमें देखा जाए बड़े संबंध के साथ, तो इसमें भिन्न भिन्न चीजें, भिन्न भिन्न यूनिट में भिन्न भिन्न प्रकार की चीजें पढ़नी है, ये टॉपिक पढ़ने हैं, जैसे हमने फर्स्ट पेपर पढ़ा था, और इसमें विभिन्न प्रकार की नई नई थ्योरम पढ़नी है, और हर यूनिट में कम से कम एक दो थ्योरम पढ़ने को है, मतलब पढ़नी है। जैसे पहली यूनिट थी हमारी, तो पहली यूनिट में हमने कलन के बारे में पढ़ा, अवकलन और समाकलन दोनों के बारे में। दूसरी यूनिट में हमने समाकलन के बारे में पढ़ा, और पहली में जो हमने विभिन्न प्रकार की थ्योरम थी वो पढ़ी थी हमने रीमान स्टीलजेस थ्योरम। दूसरे में हमने पढ़ी इससे संबंधित रीमान थ्योरम। तीसरे में हमने क्या पढ़ा, तो हमने वहां पढ़ा यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस अर्थात एक समान अभिसारता और इसका अवकलन समाकलन से संबंध, और इससे संबंधित हमने यहाँ पर कौन सी थ्योरम पढ़ी, तो यहाँ पे हमने पढ़ी थी एबेल और टावर की थ्योरम पढ़ी थी। यूनिट 4 में हमने विभिन्न प्रकार के डेरिवेटिव और लीनियर ट्रांसफॉर्म पढ़ा, इससे संबंधित यहाँ पर थ्योरम टेलर की थ्योरम है। पांचवी यूनिट में हमने और यहाँ पर हमने जैकोबियन पढ़ा और अवकलन पढ़ा और समाकलों का अवकलन पढ़ा, और मतलब इस प्रकार से अवकलन समाकलन दोनों फिर से एक साथ पढ़े, और इनसे संबंधित स्टोक की थ्योरम पढ़ी। पहली यूनिट में भी अवकलन समाकलन है, दूसरे में भी अवकलन समाकलन है। बस पहली में अवकलन समाकलन संबंधित विभिन्न थ्योरम और उसके संबंधित और भी चीजें हैं ना, जो उनका बेसिक बोल दिया जाए, और पांचवी में हमें अवकलन समाकलन से संबंधित विभिन्न प्रकार के सवाल क्वेश्चन को करने हैं। तो ये थी हमारी सेकेंड बुक रियल एनालिसिस। इसके बाद सेकेंड पेपर था। इसके बाद जो है थर्ड पेपर है, जिसे हम थर्ड बुक भी बोल सकते हैं, थर्ड सब्जेक्ट भी बोल सकते हैं फर्स्ट सेम का, वो है हमारी टोपोलॉजी फर्स्ट है ना, मतलब टोपोलॉजी पूरा बेस और बेसिक बताया गया है, और हम सेकंड सेम में पढ़ेंगे टोपोलॉजी सेकंड। इसमें क्या पढ़ते हैं, तो इसकी भी पांचों यूनिट में हमें भिन्न भिन्न चीजें पढ़ने को मिलती हैं। और तो इसके थर्ड पेपर टोपोलॉजी फर्स्ट की पहली यूनिट में हमें कुछ टॉपिक पढ़ने हैं और कुछ प्रमेय पढ़नी है। और टॉपिक में जैसे काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सेट, सेट मीन समुच्चय, काउंटेबल मतलब जिसे गिना जा सके, अनकाउंटेबल मतलब जिसे गिना ना जा सके, है ना। तो काउंटेबल अनकाउंटेबल सेट पढ़ने हैं। कॉर्डिनल नंबरीज एंड इट्स अर्थमेटिक पढ़नी है कि ये कॉर्डिनल नंबर क्या होते हैं, और अर्थमेटिक मतलब इनकी तार्किकता पढ़नी है कि इनका जो और अर्थमेटिक मतलब इनकी तार्किकता पढ़नी है। और इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो हमारा जॉन लेमा, हमें जॉन लेमा के बारे में पढ़ना है, हमें जॉन लेमा का टॉपिक पढ़ना है। इसके पश्चात कुछ हमें थ्योरम पढ़नी है, जैसे कैंटर थ्योरम और श्रोडर बर्नस्टीन थ्योरम, बेल ऑर्डरिंग थ्योरम, है ना। तो कौन कौन थ्योरम थी, कैंटर थ्योरम, ये थ्योरम बीएससी सेकेंड ईयर में है, बीएससी सेकेंड ईयर में कैंटर थ्योरम हमें फर्स्ट बुक में पढ़ने को मिल जाती है। इसके अलावा श्रोडर और दूसरी थ्योरम है श्रोडर बर्नस्टीन थ्योरम। तो दो वैज्ञानिक थे श्रोडर और बर्नस्टीन, उनकी थ्योरम पढ़नी है। और फिर हमारी अगली है बेल ऑर्डरिंग थ्योरम। यूनिट में हमें टोपोलॉजी को डिफाइन करना है कि टोपोलॉजी क्या है, और इसमें भी हमें सेट और सबसेट पढ़ने हैं, और स्पेस सब स्पेस पढ़ना है, बेसिस और सब बेसिस पढ़ना है। तो पहले इसमें हमें टोपोलॉजी डिफाइन करना है, अर्थात डिफाइनिंग एन एग्जाम्पल द टोपोलॉजी स्पेस। तो टोपोलॉजी स्पेस मतलब टोपोलॉजी समष्टि,
तो यदि कोई समुच्चय दिया गया है और यदि ये टोपोलॉजी समष्टि कब कहलाएगा, यदि ये कुछ कंडीशन शर्तों का पालन करता है। यदि कोई समुच्चय इसकी शर्तों का पालन करता है टोपोलॉजी स्पेस बन जाएगा। तब हमें इसे परिभाषित करना है कौन वो शर्तें हैं और इसके एग्जाम्पल देना है। और रिलेटिव टोपोलॉजी पढ़ना है, अर्थात संबंधित टोपोलॉजी क्या होती है। और सब स्पेस पढ़ना है, कोई टोपोलॉजी स्पेस है तो इसके यदि हम जो समुच्चय लिया था इसके उपसमुच्चय को सबसेट को फिर से हम टोपोलॉजी स्पेस शो कर दे तो ये उपसमुच्चय जो टोपोलॉजी स्पेस सिद्ध किया है पहले वाले का सब स्पेस कहलाएगा। ये पढ़ना है। कुछ विशिष्ट प्रकार के समुच्चय पढ़ना है जैसे क्लोज सेट बंद समुच्चय। और इसके पश्चात हमें यहाँ पर बेसिस पढ़ना है, समबेसिस पढ़ना है, अर्थात कोई भी स्पेस जो समष्टि होती है उसका एक आधार होता है वो पढ़ना है। और जो हमने सब बेसिस पढ़ा था उपसमष्टि उसके लिए एक उपाधार होता है सब बेसिस, वो पढ़ना है। और हमें इसमें क्लोजर पढ़ना है। संवरक क्या होता है, संवरक क्लोजर का संबंध ही बंद समुच्चय और बंद अंतराल मतलब इनसे होता है। क्लोजर इनके लिया था ना, क्लोजर मतलब संवरक और संवरक मतलब क्या हो जो बंद हो। संवरक मतलब ये संवृत से बना है और विव्रत अलग होता है, संवृत से क्या बना संवरक। और संवरक जो है एक गुण है, किसका गुण है, संवृत या बंद अंतराल का। फिर हमें डेंस सबसेट पढ़ने हैं, डेंस उपसमुच्चय। फिर इसमें कुछ परिभाषा पढ़नी है, नाइबरहुड समीप क्या होता है, इंटीरियर आंतरिक क्या है, बाउंड्री सीमा क्या है। नाइबरहुड, इंटीरियर और बाउंड्री का जो बेस है, जो परिभाषा, इस संबंध बहुत सी चीजें बीएससी फाइनल की सेकंड बुक में, और उसका नाम भी सेकंड बुक का नाम भी रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, तो वहां पढ़ने को मिल जाता है। उसी बीएससी फाइनल की सेकंड बुक रियल और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को यहाँ एमएससी में विस्तार कर दिया गया है और 2 नए सब्जेक्ट बना दिए गए हैं। रियल एनालिसिस को अलग कर दिया गया और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को अलग कर दिया गया। तो ये किसमें पढ़ने को मिलता है, रियल और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में। लेकिन यहाँ पर कहाँ पढ़ रहे हैं हम, टोपोलॉजी में, मतलब उसका संबंध इससे भी है तो यहाँ पर हम पढ़ ले रहे हैं। तो ये कौन थी हमारी यूनिट सेकंड। इसके अलावा जो हमारी यूनिट सेकंड है तो हमें यूनिट सेकंड में एक नए रूप को टोपोलॉजी को डिफाइन करना है। अल्टरनेट मेथड ऑफ डिफाइनिंग ऑफ टोपोलॉजी इन टर्म ऑफ कुरातोस्ती क्लोजर ऑपरेटर एंड नाइबरहुड सिस्टम। मतलब कुराकोस्ती एक वैज्ञानिक थे, कुराकोस्ती संवरक संकारक और समीप तंत्र के पदों में हमें अल्टरनेट विधि एकांतर विधि द्वारा टोपोलॉजी को डिफाइन करना है ना। मतलब टोपोलॉजी को एक नई विधि में के द्वारा, अल्टरनेट विधि के द्वारा कुराकोस्ती ने के संवरक ऑपरेटर संकारक और नाइबरहुड तंत्र के द्वारा हमें क्या करना है, डिफाइन करना है। इसके पश्चात इसमें हमें कॉन्टिन्यूअस फंक्शन पढ़ना है। सतत फलन क्या है और सतत फलन क्या है, इसकी भी शर्त होती है। कोई फलन यदि कुछ शर्तों का जो पालन करता है तो उसे हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस फलन। सतत फलन पढ़ना है। होमोमॉर्फिज्म पढ़नी है। होमोमॉर्फिज्म मतलब समाकारता। तो कोई जो प्रतिचित्रण होता है जिसे हम ट्रांसफॉर्म रूपांतरण बोलते हैं, या फिर कोई भी फलक हो और ये यदि कुछ शर्तों का पालन करते हैं, अर्थात ये योग और गुणा के लिए क्या होता है, गुणा और योग के रेखिक गुण को पालन करें तो इन्हें हम क्या बोल देते हैं, रेखिक रूपांतरण। और रेखिक रूपांतरण बोल देते हैं यदि ये गुणा और योग दोनों के लिए हैं। अरे दोनों के लिए है तो इनके रेखिक गुण को ही हम बोलते हैं समाकारता, जो किस में लागू होता है, रूपांतरण या प्रतिचित्रण में। इसका पूरा बेस भी बीएससी फर्स्ट ईयर में, बीएससी सेकेंड ईयर में है होमोमॉर्फिज्म का। तो यहाँ पर हमें होमोमॉर्फिज्म समाकारता पढ़नी है। तो ये हमारी यूनिट 3 है। यूनिट 4 है इसके बाद। यूनिट 4 में हमें कुछ स्पेस समष्टियों को परिभाषित करना है, जैसे फर्स्ट एंड सेकंड काउंटेबल स्पेस मतलब समष्टि, काउंटेबल मतलब गणनीय समष्टि। यहाँ पर हमें प्रथम गणनीय समष्टि पढ़नी है, सेकंड गणनीय समष्टि पढ़नी है, और सेपरेबल स्पेस पृथक्करणीय समष्टि पढ़नी है। और इसका बेस भी बीएससी फाइनल में है।
फिर इसके अलावा यहाँ पर हमें सेकेंड काउंटेबिलिटी को परिभाषित करना है। सेकेंड काउंटेबिलिटी मतलब गणनीयता या गणनीय, तो ये द्वितीय गणनीय क्या है। और सेकेंड सेपरेबिलिटी को शो करना है कि ये द्वितीय पृथक्करणीय क्या होता है। और इनसे संबंधित एक थ्योरम है लेंडे ऑफ थ्योरम, तो हमें यहाँ पर लेंडे ऑफ थ्योरम पढ़नी है। तो यूनिट 4 हमारी किस पर डिपेंड है, स्पेस, विभिन्न प्रकार के स्पेस पर। यूनिट 5 जो है वो हमारी कनेक्टेडनेस, संबद्धता पर डिपेंड है। और बीएससी फाइनल में जो हमने फर्स्ट लेक्चर है पूरा बीएससी के में बताया था कि हम उसमें मैथ में कौन कौन बुक और उनमें कौन कौन टॉपिक पढ़ते हैं। तो बीएससी फाइनल की सेकेंड बुक में हमने बताया था कुछ नए टॉपिक पढ़ने को मिलते हैं, जैसे संघन समुच्चय, संतत्य फलन, कॉन्टिन्यूअस फलन, संबद्धता, कनेक्टेडनेस और संहतता, कंपेंडेंस, और वहां पर हम समिश्र फलन भी पढ़ते हैं, कम्प्लेक्स फलन, क्वांटिटेटिव संततता भी पढ़ते हैं। तो वहीं पर हमें ये टॉपिक पढ़ने को मिलता है कनेक्टेडनेस, संबद्धता। तो यहाँ 5 यूनिट में हमें संबद्धता जो हमने वहां पर एक चैप्टर के रूप में पढ़ा था, यहाँ पूरी यूनिट के रूप में है, उसका पढ़ना है। पथ कनेक्टेडनेस क्या होती है, अर्थात पथ संबद्धता क्या है। और इसके बाद कनेक्टेडनेस स्पेस, संबद्धता समष्टि क्या होती है। तो यदि कोई समुच्चय है और वो कनेक्टेडनेस स्पेस संबद्धता समष्टि की शर्तों का पालन करता है तो वह क्या बन जाता है, कनेक्टेडनेस स्पेस संबद्धता समष्टि बन जाता है। तो हमें इसकी शर्तें पढ़नी है। और लोकल कनेक्टेडनेस स्पेस पढ़ना है, साधारण संबद्धता समष्टि क्या होती है ना, तो ये पढ़ना है। और इसके बाद हमें कनेक्टेडनेस ऑन रियल लाइन, अर्थात वास्तविक रेखा में संबद्धता को पढ़ना है कि वास्तविक रेखा में संबद्धता क्या होती है। तो यूनिट 5 एक छोटे से टॉपिक पर डिपेंड है, कनेक्टेडनेस। तो पहले हमें कुछ टॉपिक कैसे पढ़ने हैं, पथ कनेक्टेडनेस क्या है, कनेक्टेडनेस स्पेस क्या होती है, अर्थात संबद्धता समष्टि को, लोकल कनेक्टेडनेस स्पेस साधारण संबद्धता समष्टि क्या होती है, कनेक्टेडनेस ऑन रियल लाइन, अर्थात वास्तविक रेखा में कनेक्टेडनेस क्या है। और तो ये था तीसरा पेपर टोपोलॉजी फर्स्ट, जिसकी पहली यूनिट में हमने अनेक प्रकार के टॉपिक पढ़े मिश्र रूप से। दूसरी यूनिट में हम टोपोलॉजी की डेफिनेशन पढ़नी है, इससे एग्जाम्पल पढ़ने हैं कि टोपोलॉजी क्या होती है। तीसरी यूनिट में हमें एकांतर विधि द्वारा टोपोलॉजी को डिफाइन करना है। और चौथी यूनिट में हमें अनेक प्रकार की समष्टियां पढ़ना है, उपसमष्टियां पढ़ना है, स्पेसेस एंड सब स्पेसेस। और 5वीं यूनिट में हमें पढ़ना है संबद्धता कनेक्टेडनेस के बारे में। और इसके बाद अब देखते हैं चौथा पेपर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। यदि हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की बात करें तो इसकी पहली यूनिट में हमें समीकरणों का समाकलन पढ़ना है, अर्थात कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। और कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन से संबंधित कुछ थ्योरम पढ़ने हैं, कुछ फार्मूला पढ़ने हैं, जैसे कॉची का इंटीग्रल फार्मूला, कॉची समाकल सूत्र, कॉची गरसेट थ्योरम और हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टॉपिक हम रियल एनालिसिस में भी पढ़ते हैं पेपर सेकंड में, और यहाँ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में भी टॉपिक है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी पेपर 4th में भी है। इसके बाद जो हमारी सेकेंड यूनिट है हमें इसमें अनेक प्रकार की थ्योरम पढ़नी है, जैसे कॉची की थ्योरम, मोरेरा की थ्योरम, लिबो-विले की थ्योरम, टेलर थ्योरम, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा और कॉची इनइक्वालिटी और कॉची इनइक्वालिटी, अर्थात कॉची असमानता। तो जो सेकेंड यूनिट है हमें दूसरी यूनिट में हमें जो हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ रहे हैं तो इससे संबंधित अनेक प्रकार की थ्योरम पढ़नी है। और जो टेलर थ्योरम है तो हम देखते हैं अधिकांशतः हमें हर टॉपिक में अनेक टॉपिक में टेलर थ्योरम मिल जाती है। तो ये हर टॉपिक में जो टेलर थ्योरम है
इसका स्टेटमेंट भी अलग अलग है और हम इसे अलग अलग प्रकार से प्रूव करेंगे। तो यूनिट कौन सी हमारी थी? ये थी हमारी यूनिट दूसरी। इसके बाद जो हमारी यूनिट तीसरी है तो उसमें हमें मॉडुलस के बारे में पढ़ना है। जैसे मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल, अधिकतम मॉडुलस सिद्धांत। और ये मॉडुलस क्या होता है? तो मॉडुलस एक प्रकार का मॉड्यूल है। मॉड्यूल का मतलब कुछ चरों या अचरों का ऐसा समूह जो एक निश्चित शर्त का पालन करे या फिर मॉडुलस की शर्त का पालन करे, तो हम चरों और अचरों के उस समूह को क्या बोलते हैं? मॉड्यूल बोलते हैं, या फिर वो मॉड्यूल या कहलाता है। तो मॉड्यूल मतलब एक कुछ कंपोनेंट, मॉड्यूल मतलब चरों अचरों का एक समूह जो क्या करे? एक निश्चित शर्त का पालन करे। और इसमें हमें श्वार्ट्ज लेमा के बारे में पढ़ना है। और यहाँ पे श्वार्ट्ज लेमा मतलब श्वार्ट्ज की अवधारणा। लेमा क्या होती है? जैसे हमने आगे पहले की भी कुछ पेपरों में और उसमें यूनिटों में लेमा पढ़ा, अनेक अलग वैज्ञानिकों के नाम के आधार पर था। तो लेमा मतलब होती है प्रकार की विचारधारा या अवधारणा या निष्कर्ष, और इसे हम उपप्रमेय भी बोल सकते हैं। अर्थात जब कोई भी गणितज्ञ या कोई वैज्ञानिक किसी टॉपिक में कार्य करते हैं तो उस टॉपिक से संबंधित जो उन्हें निष्कर्ष प्राप्त होता है या जो उन्हें उसका परिणाम प्राप्त होता है या जो वो अनुभव प्राप्त करते हैं, तो उसी को वो निष्कर्ष को या प्राप्त परिणाम को या अपने अनुभव को यदि एक विचारधारा के रूप में या अवधारणा के रूप में प्रस्तुत करते हैं तो उसी को हम लेमा बोल देते हैं। तो हमें यहाँ पे श्वार्ट्ज की अवधारणा पढ़नी है, श्वार्ट्ज लेमा, द लॉरेंट सीरीज पढ़नी है, और मैक्रोमॉर्फिक फंक्शन पढ़ना है, रोज थ्योरम पढ़नी है, इनवर्स फंक्शन थ्योरम पढ़नी है, और आर्गुमेंट प्रिंसिपल पढ़ना है। तो इस यूनिट में हमें मॉड्यूल से मतलब मॉड्यूल के बारे में जानना है और इससे संबंधित या फिर और भी कुछ सिद्धांत और थ्योरम पढ़नी है। इसके पश्चात जो हमारी यूनिट 4 है, तो यूनिट 4 में हमें अवशेष रेसिड्यूज के बारे में पढ़ना है और कॉची रेड्यूस फॉर्मूला पढ़ना है, इवोल्यूशन ऑफ इंटीग्रल पढ़ना है अर्थात समाकलों का मूल्यांकन, और अनेक वैल्यूड फंक्शन अर्थात वैल्यूड फंक्शन मतलब मान फलन जिनका एक निश्चित मान हो, उनका हमें आर्ग्यूमेंट जेड, उनका हमें आर्ग्यूमेंट जेड और लघुगणकीय जेड लॉग जेड के संदर्भ में उनकी विभिन्न शाखाएं पढ़नी है। अर्थात मान फलनों की आर्ग्यूमेंट जेड और लघु गुणा जेड के विशेष संदर्भ में अर्थात इनसे रिलेटेड हमें क्या पढ़नी, उनकी शाखाएं पढ़नी है। तो ये थी हमारी यूनिट 4। और यूनिट 4 के बाद हमें यूनिट 5 में बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ना है। ट्रांसफॉर्मेशन जो हम बीएससी में पढ़ते हैं, अभी हमने लीनियर ट्रांसफॉर्म पढ़ा था रियल एनालिसिस में। तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? जो एक समूह को या किसी भी एक फलन को दूसरे फलन या समूह में परिवर्तित कर दे, उसे हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। हमने पहले पढ़ा था लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अर्थात जो रेखीय फलन को, रेखीय फलन मतलब जिसमें चर के अधिकतम घात 1 हो, उसे दूसरे रेखीय फलन में चेंज कर दे, तो हम बोलेंगे ऐसे फलन को ट्रांसफॉर्मेशन को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन यहाँ पर है पढ़ना है बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अर्थात ऐसा फलन या समूह जिसकी चर घात कितनी हो, 2 हो, तो ये इसे दूसरे द्वितीय घात वाले फलन में चेंज कर दे, तो ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन को बोलेंगे बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो हमें इसमें बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ना है। और बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन क्या होती है और इसका हमें क्लासिफिकेशन पढ़ना है, और हमें इस यूनिट में कॉनफॉर्मल मैपिंग पढ़नी है अर्थात अनुरूप मानचित्रण। अनुरूप मानचित्रण क्या है, इसकी डेफिनेशन और इसके एग्जाम्पल। तो ये थी हमारी 4th पेपर और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, जिसमें हमने विभिन्न यूनिट में विभिन्न टॉपिक पढ़े। कुछ यूनिट में कुछ पार्टिकुलर टॉपिक पढ़ने हैं, थ्योरम पढ़नी, कुछ सेमेस्टर पढ़ना है। जैसे पहली यूनिट में हमें समीकरणों का समाकलन और इससे संबंधित थ्योरम पढ़नी है। दूसरी में हमें अनेक प्रकार की थ्योरम बस पढ़नी है दूसरी यूनिट में।
तीसरी यूनिट में हमें मॉडुलस पढ़ना है। मॉड्यूल क्या होता है, इससे संबंधित कुछ थ्योरम और कुछ फलन पढ़ने हैं। चौथी यूनिट में हमें अवशेष रेडियस पढ़ना है और इससे संबंधित भी कुछ फलन और कुछ हमें थ्योरम पढ़नी है। 5 यूनिट में हमें पहले वाई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है और ये एक प्रकार से डिटेल रूप में है, इसकी डेफिनेशन के पश्चात क्लासिफिकेशन, इसकी प्रॉपर्टीज और हमें कन्फर्मल मैपिंग अनुरूप मानचित्रण, इसके बारे में पढ़ना, डेफिनेशन, एग्जाम्पल, सारी चीजें, मतलब 2 टॉपिक पढ़ने यूनिट 5 में। यूनिट 5 में वाई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और कन्फर्मल मैपिंग। और तो ये थी हमारे चारों मेन कंपलसरी पेपर। फिर जो हमारा 5वां पेपर है वो ऑप्शनल है, जिसमें 4 पेपर हैं जो हमने बताए थे और हम 4 में से एक पेपर को सिलेक्ट करके उसके बारे में पढ़ना है। हम शॉर्ट में देख ले रहे हैं इन चारों पेपर में कि हमें किस पेपर में कौन कौन टॉपिक पढ़ने हैं। फिर जो पेपर ज्यादा मोस्ट है अच्छा तो उसके बारे में हम यूनिट बाय और तथा जो पेपर बहुत मोस्ट और बेसिक है हम उसके बारे में तो हम उसके पूरे टॉपिक देख लेंगे।